नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी ये कक्षा 9 वालों के लिए होगी। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज कक्षा 9 की गणित का ये पहला वीडियो होगा और सबसे धमाकेदार वीडियो होगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ अभी मत सब्सक्राइब करिए, पूरे वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तब, वरना मत करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ही नहीं, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, इसके बाद अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तब, वरना मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कक्षा 9 की गणित है उसके पहले अध्याय संख्या पद्धति को हम लोग बहुत ही सरलता पूर्वक सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम टाइम को स्पेंड ना करें, इससे बढ़िया है कि हम सवाल को और कॉन्सेप्ट को बताना चालू करें। तो चलिए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हो सकेगा तो एक दो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को आराम से हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं इस प्रश्नावली में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ये संख्या पद्धति जो है, हम उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस प्रश्नावली में, सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सिखा देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको पहले सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं तो संख्याएं, यहां पर देखिए संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं इसको समझ लें। संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरी जो होती है वो होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये जो काल्पनिक संख्याएं, यहां पर हम इसको यहां पर नहीं पढ़ना, इसको यहां पर नहीं पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में। इसको कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, जो कि समृद्ध संख्याओं के नाम से चैप्टर होता है। जब आप कक्षा 11 में आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएं तो ये देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1। तो दोस्तों, क्या -1 का वर्गमूल निकल सकता है? नहीं ना। तो यहीं पर उत्पत्ति होती है काल्पनिक संख्याओं की, काल्पनिक संख्याओं की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर आ जाते हैं हम वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं होती है ये कई प्रकार की होती है। जैसे अगर हम यहां पर बताएं तो पहली हो गई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा यहां पर समझते चलते हैं, दूसरी हो गई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तीसरी पूर्णांक। और इसके बाद ये जितनी भी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इसके बाद यहां पर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चूंकि इसका हमें यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए, अब इसके बाद यह है वास्तविक संख्या ही है दोस्तों, यह वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब हो गया सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, और इसके बाद परिमेय संख्याएं,
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं हैं, ये सबके सब क्या हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। वैसे आप देखेंगे किसी किसी बुक में लिखा होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग को या इसके संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जो परिमेय और अपरिमेय जब दोनों को मिला दोगे ना, तो जितनी संख्याएं हैं सबकी सब उसी के अंतर्गत आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। कोई भी डिजिट आप लिखोगे तो वो परिमेय ही संख्या होती है। सिंगल वर्ड जो भी लिखते हो, जैसे आप लिख दिए 3, तो ये दोस्तों 3 परिमेय होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। अभी मैं परिमेय संख्याओं को जब बताऊंगा तो वहां पर सारी चीजें इसको बताऊंगा। लेकिन इसको देखो तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, सम नहीं है लेकिन विषम संख्या है। विषम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के देखो तो जितनी संख्याएं होती हैं, कोई कोई सभाज्य संख्या होती है, वो भी परिमेय होती है और वो भी वास्तविक मानी जाती है। जब परिमेय होगी तो वास्तविक मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम सभी संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है इसको n से लिखते हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे किसी वस्तुओं की गणना जहां से आप चालू करते हो, आप जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथों में कितनी उंगली है, तो आप कैसे गिनना चालू करोगे? 1 2 3 4 5। कहां से चालू करेंगे? 1 से। तो 1 से लेकर के जितनी संख्याएं आप गिनते हो, जितनी भी आप गिन सकते हो अनंत तक की संख्याएं, वो सबके सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डाट 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 आप जितना गिन सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के जितना आप गिन सकते हैं सबके सब संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या बोली जाती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। मतलब वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गणना योग्य होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको लिखना है तो यहां पर लिख लेना, वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गणना योग्य होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक, नेचुरल नंबर। चलिए अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या पर। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। जो पूर्ण संख्या है इसको लिखते हैं W से। ठीक है, ये जो W बराबर होता है 0 + n। 0 + n का मतलब नेचुरल नंबर में 0 भी जोड़ दो बस। कुल मिलाकर अगर कहें तो 0 से लेकर के जितनी संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, जितना भी आप गिन सकते हो, ये सब के सब क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गई बात पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या क्या होती है इसको यहां पर समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या को Z से लिखते हैं। ये दोस्तों -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर चलते जाओ, जितना भी गिन सकते हो। ये माइनस की जितनी संख्याएं हैं और 0 और प्लस की जितनी संख्याएं हैं, ये सबके सब क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो धन ऋण वाले होते हैं इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो धन वाली संख्याएं जितनी होती हैं इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ऋण पूर्णांक -1 के इधर -1 -2 -3, -1 के नीचे की जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 आप गिनते जाइए। माइनस में जितने भी संख्याएं माइनस की होती हैं वो ऋण पूर्णांक बोली जाती हैं, और जितनी भी संख्याएं धन की होती है उसे धन पूर्णांक बोली जाती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
अब देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है कि सम्मा सम्मा, दो लोगों में सम्मा सम्मा। अगर मैं आपको कहूं कि आपको मैं 5 अमरूद दे दिया, तो 5 अमरूद को दो लोगों में बांट सकते हो? सम्मा सम्मा बांटना है, काटना नहीं है। तो 5 अमरूद को नहीं बांट सकते ना, तो जिसको नहीं बांट सकते वो विषम हो जाएगी। और जैसे मैं आपको 10 अमरूद दे दिया, दो लोगों में बांटना है, काटना नहीं है, तो बट जाएगी ना आराम से, 5 उसको दे दो, 5 उसको दे दो। तो ये जो 10 है, जिसको हम दो लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। सम का मतलब सम्मा सम्मा, ठीक है, दो लोगों में सम्मा सम्मा। या फिर यह कह सकते हो कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कट जाए। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः, पूरी तरह कट जाए, दशमलव में ना जाए, पूरी तरह कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। सम संख्याएं हेडिंग बना करके आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए। मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैं लिख दिया 38, यहां पर मैं लिख दिया 30, यहां पर मैं लिख दिया 74, ठीक है, ETC, इतना बहुत है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, तो आप ये देख करके ही पता लगा लेंगे कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है। देखिए, जब भी सम संख्या रहेगी, उसका लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगी, तो समझना कि वो 2 से पूर्णतः कट जाएगी। समझ में आया? जैसे मैं अगर आपको कहूं, यहां पर देखिए 3, 7, 5, 1, 3 और 2, यह संख्या ले लिया। अब ये बताइए, ये सम है कि विषम है? तो आप इसके लास्ट वाले अंक पर जाइए और ढूंढिए, क्या जो बताए हैं सर उसमें से कोई संख्या है? अगर मिल जाती है तो ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी? ये तब सम संख्या होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए, अब विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल में जैसे यहां पर हो गया 77 या 105 या 135, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? विषम संख्या है। 77 को दो लोगों में बांटना है तो बांट लोगे नहीं ना? ठीक है, तो ये जो है 77 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। जिसको आप दो लोगों में सम्मा सम्मा नहीं बांट सकते, वो विषम संख्या होती है। चलिए, अब आ जाती है भाज्य संख्या की बारी। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर इसके बाद बताता हूं भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए यहां पर मैं इसको यहां से ये यहां तक इरेज कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इतने में मैं आपको बता दूंगा। चलिए इधर देखिए, अब आ गई बारी विषम भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या का मतलब होता है वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। इसका दो डेफिनेशन बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिखना। ठीक है, आप समझ लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं यहां पर ले लिया 9, तो दोस्तों 9 किन किन संख्या से कटेगी? 1 से कटेगी और स्वयं से मतलब 9 से भी कटेगी। इसके अलावा देखिए 3 से भी कट रही है। कट रही कि नहीं कट रही? मतलब जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य किसी संख्या से कट जाए तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब जैसे मैं 9 ही लिया हूं, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसका फैक्टर करूं, इसका फैक्टर करूंगा तो 1 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करूंगा ना। आप यह कह सकते हो वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में अंकों की संख्या 2 से अधिक हो। देखिए 1, 2 और 3 अंक है। जिनके अभाज्य गुणनखंड में अंकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? ये
भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे यहां पर और एग्जांपल बताऊं तो 27 हो गया, 10 हो गया और इसके बाद 15 हो गया। 27 को काटेंगे तो ये 1 से कट रहा है और 27 से भी कट रहा है, बाकी की सारी संख्याओं 9 से, 3 से, इन सब से कट रहा है, नहीं कट रहा है। वो ज्यादा हो उससे नहीं लेना है, लेकिन वो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कटना चाहिए, चाहे जितने संख्याओं से कटे उससे लेना देना नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसको भी काटोगे तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 और 10 से तो फिक्स ही है, 1 और 10 से फिक्स है। इसको भी काटोगे तो 1 से और 15 से फिक्स है, बाकी 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सारे अंक क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ जाती है बात अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या मतलब, अभाज्य संख्या नाम से ये स्पष्ट है, जो भाजित ना हो, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या होती है। देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर मैं ले लिया 17, अब 17 को काटो, 1 से कटेगा, 17 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगी नहीं, पूर्णतः काटना है दोस्तों, पूर्णतः मतलब पूरी तरह कट जाए। जैसे 1 17 में 17 या 17 एक अन्नम 17, बाकी और कोई तीसरी संख्या है किसी के पास, है किसी के पास नहीं है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे यहां पर मैं ले लिया 23, यहां पर ले लिया 43, ये सब की सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं सहभाज्य संख्याएं के बारे में। सहभाज्य संख्या देखिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या क्या होती है, अब यहां पर हम आपको बता रहे हैं सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य ये 2 संख्याओं का युग्म होता है, और जब 2 संख्याओं का युग्म मतलब 2 संख्याएं को ही युग्म बोलते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, संख्याओं का युग्म बोलते हैं, या संख्याओं का जोड़ा। ऐसे 2 संख्या होने चाहिए जिनके केवल और केवल उभयनिष्ठ 1 हो। दोस्तों आप एलसीएम एचसीएफ जानते होंगे, ये भी कह सकते हो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल 1 हो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं इसका फैक्टर करूं तो 1 गुणे 3, और इसका करूं तो 1 गुणे 2 गुणे 5। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है मैं आपको पूरा डीप में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन तब पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड किए, इसका अभाज्य गुणनखंड किए, अब देखिए दोनों में कौन है, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में है। 3 इसमें है क्या, इसमें है नहीं। 2 इसमें है क्या, इसमें है नहीं। 5 इसमें है क्या, इसमें है नहीं। एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, जिनके अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, तो ये संख्या क्या होती हैं, ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सहभाज्य संख्याएं मतलब संख्याओं का वह युग्म जिनका उभयनिष्ठ केवल 1 हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो वे संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ मतलब मास केवल 1 हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया। जैसे यहां पर मैं ले लूं 15 और यहां पर 17, ठीक है। यहां पर मैं ले लिया 9 और 10, ये सबके सब संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य हैं। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, आपको 1 ही कॉमन मिलेगा, आपको उभयनिष्ठ 1 ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको सहभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब बारी है परिमेय संख्या की, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संख्याएं आपको सीख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर बारी आ गई परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं देखिए दोस्तों क्या है सॉरी दोस्तों। चलिए परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं, इनमें 3 केसेस हैं, 3 केसेस। पहला तो ये है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए। p/q का मतलब अंश और हर के रूप में हो, ठीक है, अंश और हर के रूप में। दूसरा केस तो ये है, ये जो q है
ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो बात है, ये जो पी और क्यू का जो HCF है, ये केवल और केवल 1 होना चाहिए दोस्तों। जो P और Q है, या फिर इसको ये भी कह सकते हो, जहां P व Q, ये जो P व Q है, ये क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य कहिए या तो HCF कहिए, दोनों का मीन एक ही है, ठीक है। ये जो संख्याएं फॉलो करेगी, ये तीनों रूल, वही परिमेय संख्या होगी। अगर इनमें से कोई एक रूल फॉलो नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आया? चलिए अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, तो यहां देखिए, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 3/7, 3/7, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए सबसे पहला नंबर, पहला वाला, हाँ, P/Q के रूप में है, देखिए अंश और हर के रूप में। दूसरा चीज, क्या Q जीरो है? Q मतलब नीचे वाला, हर जीरो है नहीं ना, तो ये दूसरा भी फॉलो कर रहा है और पहला भी फॉलो कर रहा है। और तीसरी केस आ जाती है, इन दोनों का HCF क्या है? एक ही है। देखिए इसको लिखेंगे तो 1/3 और इसको लिखेंगे तो 1/7, कॉमन क्या है? एक है ना, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैं यहीं पर ले लिया 10/20, तो बताइए दोस्तों क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए चेक करिए, P/Q तो सही है, और क्या Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी सही है, लेकिन P और Q का HCF क्या एक है? यहाँ पर देखिए 1/2/5, और यहाँ पर देखिए 1/2/2/5, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A कॉमन है और A कॉमन है और A कॉमन है, जो कि केवल और केवल एक ही होना चाहिए। A सब आकर के इसको क्या कह दिए? परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, ये परिमेय संख्या कब होगी? जब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब सरल करेंगे। सरल करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 मिलेगा तो 1/2 में आप देखेंगे तो तीनों केस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 1/2 परिमेय होगा, लेकिन 10/20 परिमेय नहीं है। इसका सरलीकरण परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे 1/2। आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपरिमेय के बारे में देखते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यहां पर मैं जोड़ दे रहा हूं अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे मैं यहां पर अंडर रूट लिया 3 ले लिया, अंडर रूट लिया 17 ले लिया, ये सब के सब क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं, ये सब के सब अपरिमेय संख्या हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और चीज बताएं। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है बताने के लिए, जैसे 1.3333। अब ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है? दोस्तों इसको अभी आप जब कक्षा 10 में आएंगे तो वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे, ये शांत और अशांत की बातें यहां पर आती है। तो ये होता है शांत, क्या होता है? सॉरी, अशांत होता है। ये अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है। यह शांत आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब ये 3 आता ही रहेगा। दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 पर बार, बार का मतलब ये 3 ऐसे आता ही रहेगा, 3 ऐसे आता ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अशांत आवर्ती होता है। तो दोस्तों ये जो संख्याएं होती है ना, ये परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। अगर मैं इसका स्पष्टीकरण दूं तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए सभी लोग, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैं 2 मिनट में इसका स्पष्टीकरण दे देता हूं आपको। देखिए जैसे ये अशांत आवर्ती क्यों होते हैं। अच्छा दोस्तों 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहां पर 1/3 है, वैसे 0.3 पर बार भी तो हो सकता है ना, वैसे हो सकता है।
तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 लिखा हूँ तो 1/3 को अगर हम भाग देंगे तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 3 त्रिका 9, फिर देखिए 1 बच रहा है, फिर वो 3 3 ऐसे आता रहेगा ना, आता रहेगा नहीं आता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ भी है। अगर आप इसको करेंगे तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4/3 ले लिए, तो इसको जब करेंगे तो 3 एकन्नम 3, अब यहाँ दशमलव 3 त्रिका 9 आप करते जाइए, देखिए करते जाइए। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, परिमेय है ना, यही इसी का तो ये हल है, इसी का तो ये हल है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, अशांतावर्ती बोलते हैं इसको, लेकिन ये क्या होगा, परिमेय होगा। और दोस्तों एक ऐसे भी होता है जैसे ये है, मैं लिख दिया 3.003, ठीक है, फिर यहाँ पर 0003, फिर यहाँ पर 403, इस टाइप का, जैसे बढ़ रहे हैं संख्या, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं 1.2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये दोस्तों बोलते हैं अशांत अनावर्ती, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये अपरिमेय होते हैं, क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कि इस प्रश्नावली में यूज होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहां पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें तो क्या बताइए, 0 परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या बताओगे आप। तो दोस्तों 0 क्या है, परिमेय है, ठीक है, 0 परिमेय है। अब यहां पर जो 0 संख्या है, चूंकि 0 के बटे में 1 लिखी जा सकती है, और हमारा जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमने आपको बताया था P 0 होगा चल जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है, परिमेय है। लिख देना इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q का HCF 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको 1 गुणे 0 लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 गुणे 1 लिखो कोई दिक्कत नहीं, HCF क्या है, 1 है, और P/Q के रूप में लिखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं जैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं ज्ञात करना, उसके हम आपको मेथड बताते हैं बढ़िया से। जैसे देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं, बाकी आप प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे मैं ले लिया 2 संख्या, एक क्वेश्चन मैं अपने आप से ले रहा हूं, बोल रहा हूं कि 2 तथा 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ, 3 परिमेय संख्या बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो, 2 व 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या बतानी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो 2 को इधर लिखना और 3 को इधर लिखना, ठीक है। अब इन दोनों का आधा कर देना, ये आधा वाला बिंदु, आधा कैसे करते हैं, औसत, मतलब 1 2 बिंदु हो गए, इन दोनों को जोड़ करके 2 + 3/2, तो क्या हो जाएगा 5/2, यहां पर आ गया 5/2, एक परिमेय संख्या निकल गया। अब अगर आपको इसके बीच में निकालना है तो इसको जोड़ करके आधा कर दो, जैसे 5/2 और 3 इसके बटे में 2 कर दो, इसके बटे में कर सकते हो। तो 5 × 5 3 दूना 6/2, और ये 2 आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 6 × 5 11/4, ये आ गया 11/4। अब आप एक इसके बीच में निकाल लो, इसके बीच में निकालेंगे, ये तो पहला रहा, ये दूसरा रहा, और तीसरा परिमेय संख्या निकाल लो। तो निकालोगे 2 + 5/2, यहाँ पर बटे 1 लिख सकते हैं, बटे 2, और 2 दूना 4 5 9, 4 5 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4, ये 9/4 इसके बीच का, ये रहा पहला, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक है, प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेगा, आप लगाइएगा। चलिए अगर यहीं पर मैं ये दे दूं, इधर देखिए, यहीं पर मैं 2/3 दे दिया और ये 5 दे दिया, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये 2, अगर दोनों हर समान है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए समान है, हर मान लो समान है, नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं, अगर हर समान है तो देखिए, तो यहाँ पर 2 के बाद 3,
आ जाता है ना, 2 के बाद 3 आ जाता है। अब ऐसी कौन सी संख्या, मतलब ऐसा संख्या से गुणा कर दो ताकि उनके बीच में गैपिंग 3 का कम से कम हो। जैसे मैं यहां पर अगर 6 से गुणा कर दूं, किससे गुणा, 6 से, या 4 से भी कर दो, 4 से भी कर दो, तो ऊपर नीचे 2 गुणे 4 और बटे 3 गुणे 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी कर दो 3 गुणे 4 और 3 गुणे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 बटे 4 तिहाई 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटे 4 तिहाई 12, ये होगा ना। अब 8 के बाद 9 बटे 12, 9 के बाद 10 बटे 12, 10 के बाद 11 बटे 12, देखिए 1 2 और 3, तीनों निकल के आएंगे, नहीं आए, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको आप नॉर्मल कैसे करेंगे, अब आप इसको नॉर्मल कर लीजिए, इसको आप नॉर्मल कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हटा दीजिए, कोई बात नहीं, 2 बटे 3 ही रखिए। अब इसको 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ये हो गया। और इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 छंग 12, ये हो गया। अब ये 11 बटे 12 ही होगा, और इधर 1 होगा, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। यहाँ पर 1 ही है ना, यहाँ पर 1 और इसके बीच की 3 परिमेय संख्याएं हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हर बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5 दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया 5, अब इसके बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, सबसे पहले ना इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, 15 ही होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 एलसीएम होगा ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आए तो इसका गुणा इसमें करा देना, इसका गुणा इसमें करा देना, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, फिर इसका करेंगे इसमें तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। आई होप आपको समझ में आ गया। अब तो हर बराबर हो गए, अब हर बराबर हो गए ना, आप इसको अगर अब आप इसके हर को बराबर हो गए तो आप एक काम करिए, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जिसका बीच में गैप 3 अंक का हो, तो 3 अंक के गैप के लिए आप अगर 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30, 9 तिरिक 27, तब पर भी 3 का गैप आ रहा है ना 27 और 30 के बीच, 4 से कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10 चौक 40 और यहाँ पर 15, 15 चौका 60, आप छोटा ही लिखिए ऐसे 10 गुणे 4 बटे 15 गुणे 4, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 9 गुणे 4 और 15 गुणे 4, ये हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में 4 बताने हैं, तो 4 बताने हैं तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 चौकुआ 40 और बटे 15 चौका 60, अब ये हो जाएगा 9 चौक 36 बटे 15 चौका 60। अब 40 और 36 के बीच में इधर से लिखिए 37 बटे 60, 38 बटे 60, 39 बटे 60। अब इसको आप नॉर्मलाइज कर दीजिए, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, 2 14 में और 2 30, फिर इसको 7 2 सत्ते 15, 7 बटे 15 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 4 से 4 काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 बटे 15 को भी काट देते हैं, कितना आएगा, 10 बटे 15 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पचे 10, सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 बटे 3 आ गया, और ये कटेगा किसी से, हाँ 3 से कटेगा, 13 तिहाई 39, ठीक है, और 3 विषम में 60, ये हो गया। और ये हो गया 7 बटे 15, और ये हो गया, ये 37 तो अभाज्य संख्या है, ये कटेगी ही नहीं, और ये 36 को काट दो, 18 दूना इसको काटो हटाओ, ये फिर 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, ये हो गए संख्याएं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली के सवाल की तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब प्रश्नावली के सवाल दोस्तों, आप लोग ना अब प्रश्नावली के सवाल को देखिए और इसके बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि सवाल कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। आप अभी वीडियो को रोकिए और अपने किताब को खोलिए और प्रश्नावली के सवाल को देखिए, इसके बाद बताइए मुझे कि कोई सवाल रुक रहा है। हमारे हिसाब से नहीं रुक रहा होगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन, हाँ सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं होमवर्क में आपकी प्रश्नावली ही दे रहा हूँ,
क्योंकि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे वे में बता दिया। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और आप सभी लोग होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि सर आप प्रश्नावली जो है 1.1 को आप हल करा दीजिए, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो जो लाऊंगा वो प्रश्नावली 1.1 पर होगी, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.1 के कॉन्सेप्ट का रहा। अब मैं अगली वीडियो लाऊंगा तो उसमें प्रश्नावली को हल कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको होमवर्क दिया हूं, आप आराम से इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसके बाद अपने किताब को खोल करके और पूरे प्रश्नावली को आप हल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम मिलते हैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।